Hi guys, welcome back to my channel Legal Interaction. Today we are going to study about what is Muslim marriage. इससे पहले हमने पढ़ा था हिंदू मैरिज क्या होता है, उसमें हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग डाइवोर्स कैसे होते हैं, कैसे हिंदू मैरिज वैलिड वॉइडेबल और जुडिशियल सेपरेशन कैसे उसकी मैरिज सेपरेट होती है, ये चीज़ें पढ़ी थी। और इसके लिए आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट, जहाँ पे सारा आपको फैमिली लॉ के ये सारी चीज़ें मिलेंगी और एक एक चीज़ डिटेल में बताई है मैंने। अगर तो भी आपको कोई डाउट है उसमें उस पढ़ने के बाद तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलो पढ़ते हैं मुस्लिम मैरिज होता क्या है। बेसिकली मुस्लिम मैरिज एक इस्लाम एक रिलीजन है जहाँ उसके अकॉर्डिंग मैरिज होती है, जहाँ पर ये मैरिज सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए करी जाती है, जिसमें एक मतलब कि बच्चा पैदा करने के लिए, लव को प्रमोट करने, म्यूचुअल सपोर्ट के लिए, कंसेंट वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए। ये भी बेसिकली हिंदू लॉ जैसी ही है, बट इसमें थोड़े कंसेप्ट अलग है। जैसे हिंदू लॉ में भी हमें रजिस्टर कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मुस्लिम लॉ में भी हमें रजिस्टर कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक मुस्लिम लॉ में डिफरेंट ये है कि मुस्लिम लॉ सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट मुस्लिम मैरिज सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें everyone must marry in order to fulfill one's desire to proclaim a kid legally। इसमें यह है कि मुस्लिम लॉ में बेसिकली शादी इसीलिए करी जाती है कि उनको बच्चा लीगली हो। और ऐसे हिंदू लॉ में हम हिंदू मैरिज में और हिंदू लॉ के अंदर हम एक ही शादी कर सकते थे, मुस्लिम लॉ में हम मिनिमम 4 शादी कर सकते, मैक्सिमम 4 शादी कर सकते हैं। अगर हमें फिफ्थ वाइफ चाहिए तो हमें फोर्थ को डिवोर्स देना पड़ेगा एक को, तो हम चौथी उसको बना सकते हैं। तो डिफरेंस है, बट लिटिल बिट डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है मुस्लिम मैरिज में और हिंदू मैरिज में। और जर्नली एसेंशियल्स क्या है मुस्लिम मैरिज के, हम मुस्लिम निकाह भी बोल सकते हैं, मैरिज को मुस्लिम में निकाह बोलते हैं। और उसके लिए हमें दोनों पार्टी की कंसेंट चाहिए। दोनों मतलब कि एक पार्टी प्रपोजल रखती है, दूसरे ने जब तक कबूल नहीं बोला तब तक मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं होती, इनमें ये बोला जाता है। जब तक जो नमाज पढ़ता है, जो इनकी शादी करवाता है, जब तक वो सामने वाली पार्टी से पूछता है, पहले वुमन से पूछा जाता है कि आपको ये शादी कबूल है, तो वो 3 बारी कबूल बोलती है। जब तक वो 3 बारी कबूल नहीं बोलेगी तब तक ये मैरिज कंसीडर्ड वैलिड ही नहीं होगी। और दूसरी तरफ लड़के से भी पूछा जाता है, तो उसने भी 3 बारी कबूल बोला है तो मैरिज कंसीडर होती है। फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, कि यहाँ पे फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की तरफ से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन मेहर मतलब कि कुछ रकम दी जाती है, 1000, 1500, 2000, कि अगर डाइवोर्स होता है तो वो रकम वापस दी जाए लड़की को, जो उसके मायके वालों ने एक मेहर दी थी, कंसिडरेशन दी थी अपनी बेटी को तुम्हें देने के लिए। नो लीगल इम्पिडेंट मतलब कि कोई लीगली इशू नहीं आता। सफिशिएंट विटनेस, इसमें विटनेस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विटनेस नहीं होगा, जैसे हिंदू मैरिज में भी विटनेस होना बहुत जरूरी होगा। तुम कोर्ट मैरिज करते हो हिंदू में भी, अगर तुम्हारे पास विटनेस नहीं है तो शादी को तुम्हारी वैलिडिटी प्रूफ नहीं किया जाता, वैसे ही इसमें भी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज है। पहले वैलिड, इसमें सही भी बोला जाता है। तो सही मैरिज एक तरह से कैसे है कि when all the legal requirements are fulfilled and there are no prohibition affecting the parties, then the marriage is correct और सही। जहाँ पे वो लीगली सारी चीजें कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, कोई भी चीज प्रोहिबिट नहीं हो रही, तो वो करेक्ट और लीगली वैलिड है। और ये द प्रोहिबिशन कैन बी अ परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी। इन द केस ऑफ परमानेंट प्रोहिबिशन, अगर परमानेंट प्रोहिबिशन है तो ये वॉइड मैरिज है, अगर ये टेम्परेरी प्रोहिबिशन तो इरेगुलर मैरिज है। अब इसको आगे बढ़ते हैं कि वॉइड मैरिज परमानेंटली कैसे है और इरेगुलर मैरिज कैसे होती है। इसके पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ वैलिड मैरिज का, क्या क्या इफेक्ट है। वैलिड मैरिज को हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो किड कर सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे सारा हक होता है। और जो किड जो शादी के बाद होता है वो हस्बैंड अपने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है, वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी, वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकती है, और डिवोर्स के बाद इद्दत मिलती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये चीजें वैलिड मैरिज की होती है। चलो अब आगे पढ़ते हैं कि वॉइड मैरिज कैसे होता है। इसमें मैरिज मुस्लिम में
अगर जहाँ पे लीगली ऑब्लिगेशन आ गए या कैसे भी ऑब्लिगेशन आ गए मैरिज में परमानेंटली, तो वो वॉइड मैरिज है। यहाँ पे लिखा था मैरिज बीइंग वॉइड ab initio creates no right or obligation on the born out of such marriage are illegitimate. The child born out of such marriage are illegitimate. The marriage forbidden by the rules of blood relationship, affinity, or fosterage is void. Similarly, a marriage with a wife of another or a divorced wife during iddat period is also a void. जब तक इद्दत पीरियड चल रहा है तुम्हारी पहली वाइफ का, तब तक तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो वो भी तुम्हारा डाइवोर्स मतलब कि वॉइड ही माना जाए। और इरेगुलर होता है कि जहाँ पे कुछ चीजें हैं जो फॉर्मेलिटी जो पूरी नहीं हो पा रही, बट वो पूरी हो जाएंगी तो वैलिड मैरिज मान लिया जाएगा, जैसे सिग्नेचर, या फिर तुम्हारा हो गया विटनेस तुम्हारे नहीं आए उस समय, या तुम्हारा हो गया कि तुम्हारे पास फोटो नहीं है मैरिज की। तो वो चीजें, अगर वो चीजें पूरी हो जाती हैं तो ये वैलिड मैरिज कहलाई जाएगी। इरेगुलर इरेगुलर मैरिज एक मिड टर्म होता है जहाँ पे कुछ चीजें पूरी नहीं होती, कोर्ट ये बोलता नहीं है कि तुम्हारी वैलिड मैरिज है, कि वो बीच में रोक देते कभी ये चीज लाओगे तो वो वैलिड हो जाएगी। अब इस अब इसके भी 6 पॉइंट है कि हम कैसे कर सकते हैं और क्या 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 चीज होती है कि वो इरेगुलर मैरिज कहलाई जाती है। इसमें मैंने बताया था विटनेस। फिर उसके बाद अ मैरिज विद वुमन ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड, जब तक उसका इद्दत पीरियड चल रहा है तब तक मैरिज कर ली। अ मैरिज विद वुमन विदाउट द कंसेंट ऑफ हर गार्जियन व्हेन सच कंसेंट इज कंसीडर्ड नेसेसरी, अगर उसके गार्जियन की कंसेंट नहीं इम्पोर्टेंट है, जैसे माइनर है तो, वरना तो मेजर में तो कोई भी लड़की शादी कर सकती है अपनी मर्जी के बिना। अ मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट रिलीजन, की अगर तुम डिफरेंट रिलीजन में मैरिज कर रहे हो, अगर वो मैरिज तुम सिंपली करते थे हिंदू मुस्लिम से करते हो तो वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आता है। बट कुछ चीजें होते हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं, बट उसके लिए भी स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजंस बन रखे हैं, उसके अंदर तुम मैरिज करते हो तो ठीक है, वरना वो प्रोहिबिटेड है। अ मैरिज विद अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट when the pregnancy was not caused by adultery or fornication, ठीक है। अ मैरिज विद अ फिफ्थ वाइफ, आप फिफ्थ वाइफ के साथ मैरिज कर लोगे बट वो लीगली नहीं मान जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ बोला गया है कि तुम 4 वाइफ रख सकते हो, 5वीं वाइफ नहीं रख सकते। अब मुत्ता मैरिज क्या होती है? मुत्ता मैरिज टेम्पररी मैरिज होती है। टेम्पररी एग्रीमेंट मैरिज होती है कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ईयर मंथ दिन के लिए। अगर इसमें भी बोला गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम पीरियड वगैरह मेंशन नहीं है तो वो परमानेंट मैरिज भी मानी जाएगी। This type of marriage is seen as a prostitution by the Sunni Muslim and thus it is not approved by the Sunni law. Sunni law इसको approve नहीं करता, ये prostitution माने जाते हैं, क्योंकि तुम कुछ period के लिए तुम अपनी बेटी किसी को दे रहे हो तो it's a prostitution. In my point of view, it's also a prostitution that कि अगर तुम किसी person को किसी पर्टिकुलर सिर्फ टाइम पीरियड के लिए दे रहे हो, कुछ महीने के लिए दे रहे हो, कुछ साल के लिए दे रहे हो, तो इट्स अ प्रोस्टिट्यूशन। और ये चीज गलत है और आई डोंट थिंक कि मुस्लिम लॉ में चीज होनी चाहिए, बट इट वर्क्स। और मुत्ता लॉ माना भी जाता है और करा भी जाता है मुस्लिम लॉ में बहुत ज्यादा। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ कैसे होगा? सेक्शन 3 ऑफ मुस्लिम लॉ बताता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज करा जाएगा। एज सबको पता है कि मुस्लिम लॉ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एवरी मैरिज contracted between Muslim after the commencement of this act shall be registered as thereafter provided within 30 days of the conclusion of nikah ceremony. जब शादी होगी उसके के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराने को, तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो तुम्हारी मैरिज वॉइड कहलाई जाएगी। और निकाह नामा इज अ टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, जब शादी होती है तब निकाह नामा दिया जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट है। मुस्लिम मैरिज का जैसे हमारे लिए हमारा मैरिज सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए निकाह नामा होता है। और इस लीगल डॉक्यूमेंट है विच कंटेन द एसेंशियल कंडीशंस एंड डिटेल्स ऑफ अ मैरिज। अब इसमें क्या क्या निकाह नामे में कंटेन होता है? नेम, फुल नेम ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, कहाँ मैरिज हो रही है, एज, एड्रेस, फुल नेम ऑफ अ ब्राइड ग्रूम फादर,
वेदर द फादर इज अलाइव और डेड, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या दिया जा रहा है, और उस टाइम पे वो लड़की अनमैरिड है, विडो है, मैरिज हो रखी, डाइवोर्सी है, क्या है। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगाए जाते हैं। फुल नेम ऑफ निका नाम निका खान, मतलब कि जो मैरिज करवाता है। सिग्नेचर ऑफ निका खान, दैट इज द पर्सन कंडक्टिंग द निका सेरेमनी विद डेट। अमाउंट ऑफ डोर फिक्स, मतलब कि जो हम कंसिडरेशन देते हैं। मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ डाउरी, कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, डाउरी आना था यहाँ पे DO, डाउरी की स्पेलिंग गलत है, माफ करना। नाउ द नेम ऑफ द विटनेस विद द पेरेंटेज, रजिस्ट्रेशन एंड एड्रेस, जो हमारे यहाँ विटनेस है उनका नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, उनका एड्रेस, सब कुछ बताना, रेजिडेंशियल एड्रेस, नंबर, फोन नंबर वगैरह सब कुछ। अगर ये चीज हमारा निकाह नामा में कंसीडर है तो हमारी मैरिज वैलिड है। इतना ही था सिर्फ की मैरिज है। मुस्लिम मैरिज क्या होती है, बेसिकली मुस्लिम मैरिज और हिंदू मैरिज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हिंदू मैरिज में हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम मैरिज में हम बेसिकली कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैरिज करते हैं, कुछ डेज के लिए, बट हिंदू मैरिज में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम मैरिज में आपको कंसिडरेशन देनी पड़ती है, डावरी देनी पड़ती है, बट हिंदू मैरिज में कंसिडरेशन डावरी देना एक इलीगल चीज है जो कभी भी मायने नहीं रखती। और निकाहनामा में कुछ चीज कंटेन है, बट इतनी जो इसमें कंटेन है, इसमें से कुछ चीजें हमारी हिंदू मैरिज में भी कंटेन है, बट चीजें सेम है ऑलमोस्ट। तो हम एक मैं बनाऊंगी इसमें भी कि हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज में क्या क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस बताऊंगी, डिफरेंशिएट करूंगी, जिससे आपको दोनों चीजें समझने में बहुत इजी हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मुस्लिम मैरिज में डाइवोर्स कैसे होता है, बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज कैसे होती है। आई होप। और अब पढ़ते हैं इसमें नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज की क्या होता है। आई होप कि आपको अभी तक इतना समझ आया होगा कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं, बट अब नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज पढ़ते हैं। मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ हैज सिमिलर कैरेक्टर एज द कॉन्ट्रैक्ट, सेम कैरेक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, कैरेक्टर स्केच वही है, कैरेक्टर स्केच वही है, बट उस चीज को हम पढ़ते हैं कि मुस्लिम लॉ में कैसे बोला गया है। एज मैरिज रिक्वायर्स प्रपोजल, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रपोजल भेजते हैं, वो एक्सेप्टेंस आती है। इसमें भी ऐसे है कि हम एक लड़का या लड़की प्रपोजल देती है, वहां से एक्सेप्टेंस आती है कि हमें शादी मंजूर है। दूसरी, इसमें भी गार्जियन चाहिए था, अगर माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट में भी गार्जियन चाहिए था, इसमें भी गार्जियन चाहिए था। अगर तुम मेजर हो तुम अपने आप डील कर सकते हो, ठीक है। और इसमें होता है कि इसमें नेक्स्ट है पोस्ट न्यूपिटल या एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट होता है, कि 7 years का एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्स बाय द लॉ होता है, प्रोवाइडेड इट इज रीजनेबल एंड नॉट अपोज बाय द पॉलिसी ऑफ इस्लाम। ये पॉलिसी ऑफ इस्लाम के अपोज नहीं है। 7 साल का एग्रीमेंट होता है जो ये मुस्लिम मैरिज में करा जाता है। और टर्म ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में बी अलर्टेड विद अ लीगल लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल केसेस। हर किसी केसेस के अलग अलग लिमिटेशन होते हैं कि एक इंडिविजुअल केस में क्या है, दूसरे में क्या। ऑल्दो discouraged both by the Holy Quran or Hiddat, yet like another contract, there is also a provision for the breach of the marriage contract। कि मुस्लिम लॉ में ये भी है कि तुम कैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि तुमने ब्रीच कर दिया, तुमने धोखेधड़ी के किसी और से शादी कर ली लड़की ने, या लड़के ने बिना बताए दूसरी वाइफ रख दी, तो क्या हो सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो चीजें भी दी गई है। सिमिलरली जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हमें हर चीज फेस करनी होती है लीगली, इसमें भी लीगली फेस करनी पड़ती है, बट मुस्लिम लॉ के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, हिंदू लॉ के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हर पर्सन को चलना पड़ता है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अभी तक, और जितना मैंने समझाया समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको हर चीज का एक्सप्लेन करूंगी उसमें। और अगर मेरे को पता चला कि कोई चीज आपको पर्टिकुलर इस चीज पे वीडियो चाहिए तो उस चीज पे भी वीडियो बनाऊंगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो एंड कमेंट डाउन what video do you want to see next. Thank you.